नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिल्कुल नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात 2022 के रण की करेंगे। तो इस बार यूपी की सियासी जंग और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सीएम योगी खुद को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुके हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार अखिलेश भी मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव मैनपुरी की सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और इसको लेकर अखिलेश पहले भी संकेत दे चुके हैं। दरअसल अखिलेश ने इशारा किया था कि वो पिता मुलायम जहां से लड़ते हैं चुनाव, वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, तो ऐसे में अखिलेश के मैनपुरी सदर से विधानसभा चुनाव लड़ने के कयास अब तेज हो गए हैं। इस बार की चुनावी जंग दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पिछले 3 मुख्यमंत्री में से किसी ने भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। चाहे 2007 में मायावती की बात करें, वो विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंची थी। 2012 की बात की जाए तो अखिलेश विधान परिषद में बिना चुनाव लड़े पहुंचे थे और उसी तरीके से 2017 में भी योगी विधान परिषद के रास्ते सदन पहुंचे थे। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकेत दे चुके हैं कि वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि क्या वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, कड़ी टक्कर देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो उन्होंने संकेत दिए कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी जहां से कहेगी। और उनके इस संकेत के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मैनपुरी सदर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो 10 मार्च को किसका विजय तिलक होगा, ये भी अब आपको बता देते हैं। राजनीतिक दलों के पोस्टर सामने आ रहे हैं और जिसमें दावा किया जा रहा है कि उनकी जीत होने जा रही है। भाजपा का जो पोस्टर है उसमें ये लिखा गया है कि 10 मार्च की करो तैयारी, फिर आ रहे हैं भगवाधारी। जो सपा का पोस्टर है उसमें ये बात कही जा रही है कि चल पड़ी है लाल आंधी और फिर से आ रही समाजवादी। कांग्रेस की पोस्टर की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के पोस्टर में इस बात का जिक्र किया गया है कि 10 मार्च को कांग्रेस आ रही है। और इसी तरीके से बसपा का पोस्टर अगर देखें तो लिखा गया है कि सब साफ बहन जी हैं यूपी की आस। तो तमाम पार्टियों की तरफ से ये दावा हो रहा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश ने किसका विजय तिलक किया है। चलिए अब दीपा का रुख करते हैं, क्या उनके पास जानकारी है। बिल्कुल जया, सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन 10 मार्च को सब कुछ साफ हो जाएगा कि किसका विजय तिलक होना है, किसको सिंहासन मिलना है, कौन उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, जो गद्दी है, उस पर राज करेगा। ये तमाम सवाल हैं जिसका पटाक्षेप हो जाएगा 10 तारीख को। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके अनुभव शुक्ला। अनुभव, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अखिलेश ने जो इशारा किया है कि वो हो सकता है जहां से उनके पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं वहां से वो मैदान में आ सकते हैं, आप इसमें कितना दम दिखाई दे रहा है? अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई खबर आप तक पहुंच पा रही है क्या? देखिए, ये जो चुनाव होंगे 2022 के विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे और कई सारी चीजें पहली बार होंगी जी। पहली बार क्या होगा, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी कैंडिडेट होंगे, बीजेपी उन्हें भी किसी सीट से लड़ाएगी। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी तक विधानसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है, पहली बार कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे, खुद मैंने उनसे सवाल पूछा था जब अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी तय करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहा था कि जहां पर मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी जहां जहां चुनाव लड़े हैं उनमें से किसी भी सीट से लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, ये उन्होंने कहा था। और देखिए, मुलायम सिंह यादव तो 8 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, 8 बार चुनाव जीते हैं विधानसभा का, अलग अलग जगहों से जीते हैं। मैनपुरी तो गढ़ माना जाता है, वहां से वो जीते हैं, संभल से जीते हैं, आजमगढ़ से जीते हैं, तो तमाम सारी जगहों से वो जीते हुए हैं। उनमें से कोई भी एक सीट जो
है अगर हम कहें वहीं से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। हालांकि चर्चा इस बात की ज्यादा है कि मैनपुरी सदर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अभी वहां पर राजू यादव समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, इससे पहले भी वही जीते थे। तो एक तरीके से देखिए, जब बड़ा नेता लड़ता है तो ऐसी सीट पार्टी चाहती है कि जहां पर दिक्कत ना हो, आसानी से चुनाव उनके जो नेता हैं वो जीत जाए। क्यों? क्योंकि उस एक नेता से पार्टी की पूरी इमेज भी, जो साख है, वो भी दांव पर लगी होती है। इसीलिए ऐसी सीट की तलाश की जाती है जहां पर जो जातीय समीकरण हो वो उनके पक्ष में हो। और मैनपुरी सदर की सीट इस लिहाज से काफी पक्ष में दिखाई देती है, इसीलिए इस बात की चर्चा ज्यादा है कि अखिलेश यादव वहां से लड़ सकते हैं। अब जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो चर्चा हो रही है कि वो अयोध्या से लड़ सकते हैं, मथुरा से लड़ सकते हैं। तमाम सारे लोग वहां से चिट्ठी लिख रहे हैं। हरनाथ सिंह यादव बीजेपी के राज्यसभा सदस्य, उन्होंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख दिया कि मथुरा से लड़ना चाहिए। तो सियासी दलों में यही अब देखना है, जो बात मैंने पहले कही, दोनों ही दल, अब भारतीय जनता पार्टी निगाहें या इसी समाजवादी बात पार्टी, दोनों ही टक्कर में, कड़ा मुकाबला दोनों के बीच में होना है। सीएम योगी कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर भी तमाम बातें चल रही हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे, हालांकि मैनपुरी सदर से आपने जानकारी दी कि वो उनके लिए बहुत सेफ है और इसीलिए भी चाहेंगे कि वो वहां से ताल ठोके। बहरहाल नजरें लगातार दोनों ही दिग्गजों पर टिकी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी तफसील से बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। चुनावों का ऐलान बेशक हो गया है, लेकिन अभी अधिकतर पार्टियों के नेताओं को इंतजार है प्रत्याशियों के ऐलान का। जी हां, बहुत से दावेदारों की निगाहें इस पर लगातार टिकी हैं। भाजपा के कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की खबरें भी लगातार मिल रही हैं और इन्हीं खबरों के बीच यूपी भाजपा अध्यक्ष का बयान सामने आ गया है। स्वतंत्र देव सिंह की माने तो किसी विधायक का टिकट नहीं कटेगा। किसी का टिकट नहीं कटेगा। संसदीय बोर्ड निर्णय करता है, संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। किसी का टिकट नहीं कटेगा। संसदीय बोर्ड निर्णय करता है, संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। किसी का टिकट नहीं कटेगा। संसदीय बोर्ड निर्णय करता है, संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। किसी का टिकट नहीं कटेगा। संसदीय बोर्ड निर्णय करता है, संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। किसी का टिकट नहीं कटेगा। और चलिए अब बात करेंगे सियासी सफर पर अफसरों की। आचार संहिता लगने के बाद अफसरों के वीआरएस लेने के साथ ही पॉलिटिक्स में एंट्री का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और यूपी से ताल्लुक रखने वाले 2 अफसरों ने वीआरएस लिया है। कल कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया। बहुत जल्द लखनऊ में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, ये जानकारी है। और उनके कन्नौज से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह भी दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। खबर है कि उन्हें गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो 2 बड़े अफसर जो कि चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरीके के कयास हैं। सियासी सफर पर अफसरों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में यूपी से जुड़े 2 अफसरों ने वीआरएस के लिए अप्लाई किया। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता के लगने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने फेसबुक पर वीआरएस की लिए घोषणा कर दी है। वीआरएस लेकर के अब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और उन्होंने बाकायदा फेसबुक पर एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद उसमें लिखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सेवा के लिए अब आगे तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के योग्य समझा और उसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद दिया है। साथ में यह भी लिखा गया है कि जो संगठन के पुलिस बलों के संगठन के अनुभव और सिस्टम विकसित करने का कौशल उन्होंने सीखा है, उसके लिए अब वो पार्टी को सेवाएं देंगे और पार्टी में जो विविध अनुभव वाले व्यक्ति हैं उनके साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी उन्होंने किया है और साफ तौर पे महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति के हित में काम करने के लिए भी उन्होंने लिखा है। आईपीएस की नौकरी छोड़ने के बाद अब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अवसर की समानता के जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि अब वो गरीबों और जो मजलूम हैं उनके लिए काम करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी वर्गों और भाइयों और बहनों के सम्मान, सुरक्षा और उत्थान के लिए कार्य करने की बात असीम अरुण ने फेसबुक पर लिखे इस लेटर पे की है। ये भी कहा जा रहा है कि कन्नौज के किसी सीट से और खासतौर से सदर सीट से, क्योंकि कन्नौज के मूलतः वो निवासी हैं, इसलिए कन्नौज से वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो असीम अरुण अपने कामकाज के लिए, बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। डायल 102 की जिम्मेदारी उनके पास जब रही थी और कोविड काल में जो बेहतरीन काम किया, कहीं ना कहीं उसी के नतीजे के तौर पर आप देख सकते हैं कि वो सियासी सफर पर चलेंगे। दीपा के पास अब चलते हैं। दीपा, क्या खास है और इस खबर पर? बिल्कुल जया, खास यही है कि चुनाव आते आते अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो अफसर होते हैं वो सियासी रण में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार भी यही हो रहा है। 2 अधिकारी हैं, एक तो असीम अरुण का जिक्र आपने किया और साथ में आईएएस राजेश्वर सिंह भी हैं जो
चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी खबर है। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। कानपुर से रतीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, इससे जानते हैं असीम अरुण के बारे में। रतीश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, कहां से वो ताल ठोकेंगे, क्या और डिटेल्स लगातार निकल करके सामने आ रही है असीम अरुण के बारे में? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद ही असीम अरुण का ये लेटर फेसबुक पर आया और संदेश नाम दिया उन्होंने। साफ तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ से हुई बातों का जिक्र किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्यता लेने जा रहे हैं और वीआरएस ले रहे हैं। वो 8 साल से ज़्यादा की उनकी सेवा काल बचा हुआ है, लेकिन फिर भी वो वीआरएस लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता के रूप में वो काम करेंगे। कन्नौज के मूलतः निवासी हैं और अगर सीट की बात की जाए तो पिछली बार कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में जो 52 सीटें हैं, 52 सीटों में से 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जरूर जीती थी, लेकिन कन्नौज की एक सीट थी, कन्नौज सदर सीट थी, जो आरक्षित सीट है, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं आई थी। इसी सीट पर निगाहें भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई हैं और चूंकि कन्नौज के मूलतः निवासी असीम अरुण, इसलिए कन्नौज सदर से जो आरक्षित सीट है वहां से असीम अरुण अपनी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल वो लखनऊ में हैं और लखनऊ में कल उन्होंने अपने कागजों की जो दस्तावेज हैं उनकी पूर्ति करी है, उनका पूरा किया है, वीआरएस के लिए एप्लीकेशन दे दी है। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम, बड़ा उलटफेर ये कहा जा सकता है कि साफ तौर पर उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए वो चूंकि समाज सेवा तो कर ही रहे थे, लेकिन और ज़्यादा बेहतर तरीके से सेवा करने के लिए वो वीआरएस ले रहे हैं और अब वो एक राजनीतिक दल के रूप में, राजनीतिक व्यक्ति के रूप में समाज की सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं। अगर असीम अरुण की बात की जाए तो बेहद ही सौम्य, शालीन और सभ्य अफसर माने जाते हैं, लेकिन अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। शायद इसीलिए कानपुर कमिश्नरेट बनने के बाद सबसे पहले कानपुर के कमिश्नर बनने का गौरव उनको प्राप्त हुआ था और इसीलिए अब उन्होंने तय किया है कि 8 साल से ज़्यादा का वक्त अभी सेवा का ज़रूर बाकी रह गया है, लेकिन वो अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे और उसके बाद कन्नौज के सदर से वो टिकट पर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आधिकारिक तौर पर जब तक इसकी पुष्टि ना हो जाए तब तक इंतजार हम सबको करना होगा। रतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात इमरान मसूद की करेंगे। तो यूपी में बहुत जल्द कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पश्चिमी यूपी के बड़े नेता इमरान मसूद पार्टी छोड़ सकते हैं। इस बात की जानकारी है। दरअसल पार्टी की अंदरूनी कलह से नाराज चल रहे इमरान मसूद कांग्रेस छोड़ सकते हैं। बता दें कि इन दिनों इमरान मसूद का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है। हो सकता है कि इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में वापस जा सकते हैं, इस बात की जानकारी है। और सूत्रों के हवाले से बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में इमरान मसूद अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कई बार अखिलेश यादव की वो तारीफ करते हुए देखे गए हैं और ऐसे में अब ये कयास तेज है कि समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, साइकिल की सवारी कर सकते हैं एक बार फिर से। ये बहुत अहम खबर मिल रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बीच में खबर यह है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। दीपा का रुख करेंगे। दीपा, और इस खबर पर क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास? बिल्कुल जया, अगर ऐसा होता है, समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं, तो समाजवादी पार्टी का कुनबा तो मजबूत होगा ही, लेकिन बहुत बड़ा झटका होगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए। इमरान मसूद बहुत बड़ा कद वहां पर रखते हैं और बहुत ज्यादा प्रभाव उनका है। चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, देखिए, समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं और लंबे वक्त से वो अंदरूनी जो कलह थी, जो गुटबाजी कांग्रेस के भीतर उत्तर प्रदेश में चल रही है, उससे बेहद नाराज थे, आहत थे एक तरीके से हम कहें। कब तक ये आधिकारिक तौर पर या फिर ऑफिशियल बोल सकते हैं इमरान मसूद कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं? देखिए दीपा, अगर हम इमरान मसूद की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से इमरान मसूद और कांग्रेस के बीच में तनातनी चल रही है और जो अंदरूनी कलह है उसको लेकर के जो इमरान मसूद को दरकिनार किया गया है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा आहत है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 10 जनवरी को वो अपने समर्थकों के साथ सहारनपुर में बैठक करेंगे और उसके बाद वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे।
हमारी बातचीत में उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों से अंदरूनी कलह से वो काफी ज्यादा आहत हैं और उन्होंने कहा कि अगर हमें अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है तो पार्टी छोड़ना होगा। अभी हाल ही में उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, तो इसलिए ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगर कांग्रेस को 2022 में मजबूती से चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को गठबंधन करना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि अभी 3 से 4 महीने का वक्त है, इसलिए उन्हें गठबंधन से फायदा होगा क्योंकि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को समझ पाएंगे और मजबूती के साथ 2022 में चुनाव लड़ेंगे। और इसी ऐलान के बाद पार्टी में गुटबाजी देखने को मिली और उनके खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई और आज नतीजा यह है कि इमरान मसूद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब वो समाजवादी पार्टी का दामन थामने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि 10 जनवरी को वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे और उसके बाद 1-2 दिन में ही वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं। लेकिन लगातार वो अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं और पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में अपने समर्थकों को बता रहे हैं। आपको बता दें दीपा, सहारनपुर एक ऐसा जिला है जहां आज भी कांग्रेस के 2 विधायक हैं, यानी मोदी लहर में भी कांग्रेस के 2 विधायक सहारनपुर से जीते हैं। बेहद विधानसभा और सहारनपुर देहात से आज भी कांग्रेस के 2 विधायक इमरान मसूद कांग्रेस को छोड़ते हैं तो ये बड़ा झटका होगा क्योंकि चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अगर साइकिल की सवारी करते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं कोरोना की, क्योंकि कोरोना बना काल जीना बेहाल। जी हां, देश में आज फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 1,59,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। 327 मरीजों की 24 घंटे में कोरोना से मौत हो गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 5,90,000 से ज्यादा है। तो इस वक्त देश में स्थिति क्या है, ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 5,90,000 के पार है इस वक्त, लगभग 6 लाख के आसपास एक्टिव केसेस की संख्या। देश में आज फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। आंकड़े कैसे बढ़ते जा रहे हैं ये देखिए। 24 घंटे का आंकड़ा है 1,59,000। 327 मरीजों की मौत हो चुकी है 24 घंटे में। एक्टिव केसेस की संख्या 5,90,000 के पार है। तो 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और आदर्श आचार संहिता की घोषणा होते ही यूपी में अधिकारी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तमाम जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने राजनीतिक पार्टियों के बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टर हटाने का काम शुरू कर दिया है। अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, हाथरस, आगरा और कन्नौज की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अब बैनर, पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। नगर निगम की कार्रवाई एक्शन में अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। लखनऊ के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद और गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, आगरा और इटावा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। किस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स सड़कों से हटाए गए, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कल चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों में होने वाले चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया। आचार संहिता के लगने के साथ ही एक्शन में अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। और अब ये और तस्वीरें कुछ अलग अलग जगहों की, शामली, रामपुर, बरेली, बहराइच, इसके साथ साथ बांदा, हाथरस, उन्नाव और अमरोहा की तस्वीर भी देख रहे हैं। हर जगह पर अब अलग अलग दलों के राजनीतिक पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स हटाने का काम हो रहा है।